Okay. So, ladies and gentlemen, the topic which we are taking today is network trends. It means I want to show how the people, the general public, for example, the professionals, how they are using our network. And definitely, as a network administrator, we have to facilitate them. So, gentlemen, first of all, the 4 trends which are in market today. The first one is bring your own device, BYOD. कहने का मकसद ये है, जैसे आज अगर आप देखें तो मैंने मॉर्निंग से, ये मेरी तीसरी क्लास है और तीनों क्लासेस में मैं अपना ही लैपटॉप लेके बैठा हुआ हूं। मुझे यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया कि जी ये, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी ने दिया होता तो कहते हैं सुबह 8 बजे ये ले लो और 4 बजे इसको बंद करके यहां छोड़ जाओ। लेकिन जब आपका अपना होता है तो यू टेक इट होम, सैटरडे संडे छुट्टी तो घर पे। जैसे अभी जकी ने कहा कि जी किस वक्त फारग होगा कि हम इस पे क्या करेंगे, गेम खेलेंगे। तो विच मीन वट एवर वी वॉन्ट, वट एवर द यूजर, वट इज द ओनर वॉन्ट टू डू, ही इज अलाउड। लेकिन along with these own choices या अपने कामों के जो भी कंपनी के टास्क होंगे, he will be performing these tasks by using this device. मिसाल के तौर पे एक सेल्स का बंदा है, मैनेजमेंट का बंदा है, अकाउंट का बंदा है, he bring his own laptop, do his task during the day, or he takes the order from the market और वहीं से बैठ के वो अपने तमाम ऑर्डर जो है अपने मेन ऑफिस की तरफ फ्लोट कर देता है, भेज देता है। तो इस ट्रेंड को कहते हैं ब्रिंग यूर ओन डिवाइस। हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं। फायदा यह है कि अब इवन आप लैब्स में आते हो, यू आर इन दी सिस्को लैब नाउ, सिस्को अकेडमी नाउ, एवरी वन ऑफ यू हैव इट ओन लैपटॉप देयर। सो इट मीन्स कि एकेडमी में भी इवन आपके क्लासरूम में आप ये होता है कि यू ब्रिंग योर ओन लैपटॉप एंड यू परफॉर्म योर लैब्स। तो दिस इज दी न्यूअर ट्रेंड, जो कि इससे पहले क्या ट्रेंड होता था कि नहीं जी आप अपना लैपटॉप वगैरह अपनी मशीन नहीं लाओगे, कंपनी के अंदर भी नहीं लाओगे। आपने जस्ट क्या करना है, इरशाद के उनके कंपनी का कंप्यूटर पड़ा होगा, आप सुबह 8 बजे जाके उस पर बैठ जाएंगे, 4 बजे तक काम करेंगे, 4 बजे शट डाउन करेंगे और घर चले जाएंगे, फिनिश। लेकिन इसका एडवांटेज क्या हुआ, स्पेशली जो बिजनेस वाले हैं, अब वो घर से बैठ के कंपनी के टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पहला टास्क, पहला ट्रेंड, टास्क नहीं ट्रेंड। नंबर 2 है ऑनलाइन कैलिब्रेशन। अब हम कई काम, मिसाल तो मीटिंग्स हैं, कई मीटिंग्स हम ऑनलाइन अपने पार्टिसिपेंट्स को इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे चंद दिन पहले हमारे इंडस्ट्री लाइजन बोर्ड का IAB की मीटिंग थी और इस मीटिंग में एक हमारा पार्टिसिपेंट जो है वो US से है और दूसरा हमारा जो पार्टिसिपेंट है वो UAE से है। अब लाजिम तो, और एक हमारा पार्टिसिपेंट जो था डेट वाज फ्रॉम इस्लामाबाद। तो या तो हम इन सबको टिकट दे के तो बुलाते कि जी यहाँ और हम मीटिंग करते हैं। हमने उनको जूम पे फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक और एग्जांपल, अभी जैसे आप लोग इस वक्त ऑनलाइन हो, जो लोग भी मेरे साथ इस वक्त फिजिकल की बजाय ऑनलाइन क्लास में है, दिस अगेन ए टाइप ऑफ ऑनलाइन कैलिब्रेशन। They can ask the question and I will respond to them. So, gentlemen, worry about example, time operation. ओके, तो आप सेकंड स्टेप हमारा क्या हो गया, ऑनलाइन कैलिब्रेशन। थर्ड, अब आप अगर कम्युनिकेशन करते हैं, मिसाल के व्हाट्सएप पे किसी से बात करते हो,
तो एक वक्त था कि जी हम सिर्फ चैटिंग करते होते थे, लिखते थे हाउ आर यू, वो कहता था आई एम फाइन। फिर उसके बाद ट्रेंड था टुवर्ड दी हेलो, हम उसको कॉल करके कहते थे जी कि आप कैसे हो। लेकिन अब का हमारा क्या ट्रेंड है कि वी गो फॉर द वीडियो, वी गो फॉर दी वीडियो। Well, on that, but it's not. But on that, ओके, सो एंड द फाइनल वन इज दी क्लाउड। मिसाल के तौर पे हमारे लोगों में तो ये ट्रेंड थोड़ा कम है, लेकिन अभी आपको एग्जांपल देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग का जेंटलमैन, क्लाउड कंप्यूटिंग से मुराद, आप लोगों के से मैं पूछूं व्हाट्स योर गुड नेम? हारून। तो हारून, आपके पास मोबाइल है, आप अपने मोबाइल के जो यूजर्स हैं, आपके कॉन्टेक्ट्स हैं, वो आपने कहां सेव किए हुए हैं? अपनी सिम पे, अपनी मोबाइल पे, यानी कि क्लाउड पे। यही वजह है कि आप अपनी मोबाइल जब चेंज करते हो, जस्ट यू पुट द न्यू सिम, गिव योर यूजर नेम एंड पासवर्ड, और आपके तमाम कॉन्टेक्ट और तमाम रिसोर्सेज रिस्टोर हो जाते हैं। इसी तरह आप सब लोगों ने स्पेशली कोविड के दौरान, और आज भी प्रॉब्ली कई टीचर्स आपके इस्तेमाल करते होंगे, कि दे सेंड यू दी असाइनमेंट्स एंड दे प्लेस इट ऑन द गूगल मीट और गूगल क्लासरूम। व्हाट इज गूगल, वेयर द गूगल क्लासरूम लाइन? क्लाउड, पार्ट ऑफ द क्लाउड है। और आप भी इसमें खुश होते हैं कि जी क्लाउड पे जाके उसको डाउनलोड कर लेते हैं। सो इसका लेकिन ये तो जस्ट आपको एज ए स्टोरेज इस्तेमाल कर रहे हो कि जी हम वहां पे अपनी, और उसका फायदा क्या होता है? आपका जो भी लैपटॉप होता है, आप मिसाल के तौर पे आपका मेल है, जीमेल है, याहू है, कोई भी है, तो जिस भी लैपटॉप पे आप चाहें उसको ऑन करते हैं और वो सारी जी मेल्स आपको नजर आ जाती हैं। तो कहने का मकसद ये हुआ कि आप लोगों का इस वक्त जो ट्रेंड है वो तो ये है कि यू यूज इट फॉर स्टोरेज। लेकिन इंशाल्लाह जब हम आगे बढ़ेंगे और हम और चीजों को भी पढ़ेंगे, तो यू विल फाइंड कि ना सिर्फ आप उसको स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करना चाहिए आपको, बल्कि अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, वो लाइसेंस्ड है, लाजमी तौर पे या तो आप वो खरीदेंगे, या आप क्या करेंगे कि आप क्लाउड पे उसकी सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। तो एट ए वेरी मिनिमल चार्ज अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल मैटलैब है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी दूसरा ऐसा हुआ है, हम तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे विंडोज भी इधर उधर से हासिल कर लेते हैं, लेकिन यू कैन टेक दी सॉफ्टवेयर फ्रॉम द क्लाउड एंड यू कैन यूज दैम। इवन अगर आपने मिसाल के तौर पे कोई ऐसा प्रोसेस रन करना है विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रोसेसिंग, which requires a lot of processing, मे बी हमने एक सिमुलेशन रन करनी है और उसके लिए मुझे बहुत से जीपीयू, आप बहुत से मुझे सीपीयूज चाहिए। तो या तो फिर मैं अपने लैपटॉप को, अपनी मशीन को इस काबिल बनाऊं कि वो ये काम कर सके, या मैं वो प्रोसेसिंग पावर क्लाउड से ले लूं। जितनी देर के लिए मुझे चाहिए होगी आई विल बी पेइंग एंड फर्दर उसके बाद कोई मसला नहीं है। तो कहने का मकसद ये हुआ कि द ट्रेंड इज टुवर्ड्स दी एवरीथिंग शुड बी ऑन द क्लाउड। आप अपने चीजों को अपनी मशीन के ऊपर स्टोर करने की या अपनी मोबाइल पे स्टोर करने की ख्वाहिशमंद नहीं। इसी वजह से हारून, आपको जो फ्यूचर में इसी क्लाउड, क्योंकि क्लाउड पे आप हर चीज के फायदे होते हैं तो कुछ मसाइल भी होते हैं, और सबसे बड़ा मसला है दैट इज द क्लाउड सिक्योरिटी। यानी तो अगर आपने अपना बिजनेस का सारा डेटा फॉर एग्जांपल किसी क्लाउड पे रख दिया,
और अगर वहां से वो चोरी हो जाता है तो डेफिनेटली यू विल नेवर ट्रस्ट देम. सो देन द क्वेश्चन अराइजेस कि किस तरह आप इस ट्रेंड को या इस चीज को ये इस तरह सिक्योर बनाएंगे जैसे कि आप अपनी मशीन, अपने घर पे मशीन पे चीजों को रखा हुआ है. क्लियर एवरीवन? तो अगेन दिस इज अ न्यूअर ट्रेंड. पहला ट्रेंड ये था कि आप हर चीज को, इवन बैकअप्स को भी अपने ही हार्ड ड्राइव के ऊपर या अपने ही सीडीज के ऊपर या अपने ही डीवीडीज के ऊपर स्टोर करते थे. क्लियर एवरीवन? ओके. देन कम दी वन बाय वन वी स्टडी देम. तो सबसे पहले हमने क्या किया जी का ब्रिंग योर ओन डिवाइस. ब्रिंग योर ओन डिवाइस का मतलब यह है कि यू ब्रिंग योर ओन लैपटॉप और योर टैबलेट और स्मार्टफोन विद यू. यू यूज इट वेयर एवर यू आर. यू यूज इट फॉर योर कंपनी एज वेल एज फॉर योर ओन सेल्फ. लेकिन इसमें मसला ये आता है कि अगर कंपनी का डिवाइस होगा तो कंपनी आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है कि जी आपने इस किस्म के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने हैं और इस किस्म के नहीं करने. इन साइट्स पे जाना है और इन साइट्स पे नहीं जाना है. तो प्रॉब्लम ये आता है जब आप में से कुछ लोग प्रोबेबली डेफिनेटली वो चाहेंगे कि सिक्योरिटी भी पढ़ें, साइबर सिक्योरिटी पढ़ें. तो वहां पे आप देखेंगे कि आपको ऐसे डिवाइसेस से मसले आपको ज्यादा होते हैं. क्योंकि मिसाल के तौर पे मैं किसी ऐसी साइट पे गया हूं और वो साइट के ऊपर मालवेयर थे. क्या थे? मालवेयर. मालवेयर का क्या मतलब होता है जेंटलमैन? व्हाट्स योर नेम? जुनेद. तो जुनेद, मालवेयर का मतलब होता है, मैल से मुराद है मिलेशियस और वेयर से मुराद है सॉफ्टवेयर, यानी मिलेशियस सॉफ्टवेयर. जैसे वायरस है, जैसे वॉर्म है, जैसे ट्रोजन्स हैं, जैसे वो एडवेयर्स हैं, जैसे स्पाईवेयर्स हैं, जैसे रैंसमवेयर्स हैं. ये तमाम के तमाम किस कैटेगरी में आते हैं? मालवेयर्स में. तो अगर आपने अपने घर पे मिसाल के तौर पे इस्तेमाल किया डिवाइस और आप किसी मालवेयर का आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो गया और आप अगले दिन अपने ऑफिस में आके बैठे, तो ये मालवेयर आप अपने इस ऑफिस में भी अपने बाकी दोस्तों तक एज ए गिफ्ट पहुंचा सकते हैं. ठीक है जुनेद? तो दैट इज ए प्रॉब्लम देन कि आप किस तरह रिस्ट्रिक्ट करेंगे अपने तमाम यूजर्स को कि, और फिर उनकी कम से कम अपने नेटवर्क के जो रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह बचाएंगे. क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ये आपका कंप्यूटर उस बंदे के जो बाहर है उसके कंट्रोल में आ जाएगा. इसको हम कहते हैं कि ये फिर कंप्रोमाइज मशीन है. कौन सी मशीन है? कंप्रोमाइज्ड है. तो हारून इस केस में क्या होगा कि वो शख्स अमेरिका में बैठा हुआ इस मशीन पे आएगा और यहाँ, क्योंकि ये मशीन तो इस नेटवर्क में ट्रस्टेड है, तो वो वहां से आके इस पे आएगा और यहां से बैठ के इन सारी मशीनों के साथ भी अपनी खेल करेगा. तो यू हैव टू प्रोटेक्ट देम. देन दिस इज अ चैलेंज फॉर यू एज ए सॉक गाय. सॉक किसे कहते हैं? सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर. जिस तरह के अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आपको ट्रेन करने का मकसद है कि यू विल बिकम दी नॉक गाय. NOC. नॉक स्टैंड फॉर नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर. तो आप नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर में बैठ के नेटवर्क को मैनेज करेंगे, नेटवर्क को ट्रबल शूट करेंगे. और इसके मुकाबले में जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग अपना उनका सॉक भी होता है, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, जहां से बैठ के वो अपने पूरे नेटवर्क की सिक्योरिटी को मॉनिटर भी करते हैं, इंप्लीमेंट भी करते हैं और कोई मसला हो तो वहां से उसको कंट्रोल भी करते हैं. तो इस किस्म के कंप्यूटर, क्योंकि तो यूजर का कंप्यूटर है, वो दैट कैन बिकम ए प्रॉब्लम फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन. सो देन people like you have to learn certain methods, techniques, standards, how you can keep the network secure. जी, any question? Is there any question? शाबाश. No? Okay. लेकिन एक चीज स्पेशली बार बार कहता हूं कि जहां भी समझ ना आए, अगर आप क्वेश्चन नहीं करते तो प्रॉब्ली you are the loser.
बाकी आपके दोस्त माइट भी अपने घरों को चले गए, हॉस्टल में जाके आराम कर रहे हैं, और आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उसका कोई ना कोई फायदा होना चाहिए। तो अगर इस रूम के अंदर कोई भी क्वेश्चन करने पे किसी किस्म की पाबंदी नहीं, ठीक है नूरुल्लाह? तो समझ आ गई कि जी ब्रिंग योर ओन डिवाइस के फायदे भी हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हर जब जहां पे एडवांटेज होते हैं कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। तो यहां पर भी चैलेंजेस हैं कि जी यू हैव टू मेंटेन ए टाइट सिक्योरिटी। नेक्स्ट है, जैसे मैंने कहा, वो है ब्रिंग योर ओन डिवाइस, सॉरी ऑनलाइन कैलिब्रेशन। ये आप अपने यूजर के साथ ऑनलाइन मिलते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स ऑनलाइन हो जाती हैं, बड़े बड़े डिसीजन ऑनलाइन हो जाते हैं। चाहे आप, जैसे अभी हम जूम के जरिए कनेक्टेड हैं, कोई वेबएक्स के जरिए कनेक्टेड होगा, कोई मीट के जरिए कनेक्टेड होगा, कोई टेलीग्राम के जरिए कनेक्टेड होगा, एंड दे आर पार्टिसिपेटिंग। इट इज लाइक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट में बैठ के यू आर डूइंग योर वर्क। तो दिस इज अगेन ए न्यूअर ट्रेंड। सिस्को की तरफ से जो वो है, दिस इज कॉल्ड दी वेबएक्स। सिस्को का जो टूल है जो कि इस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, दैट इज कॉल्ड दी वेबएक्स। गूगल का है, उसको कहते हैं गूगल मीट। जूम वालों का है। तो कहने का मेरा मकसद इस सारी बात का ये है कि दिस इज अगेन ए न्यूअर ट्रेंड, जहां पे आप सिस्को वेबएक्स टीम जैसे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके या और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके आप अपने बिजनेस को ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अबाउट दी वीडियो कम्युनिकेशन। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि अब अगर आपने आपने गौर भी किया होगा कि बाज़ औक़ात अगर आपको कोई व्हाट्सएप पे आपसे बात करे तो आप उसे कहते हैं कैमरा को ऑन का करना। इससे लगता है कि कैमरा ऑन ना किया तो बात हो ही नहीं रही, मकसद ही पूरा नहीं हो रहा। इससे ये पता चलता है कि हमारे लिए वीडियो कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी वजह से हमारे नेटवर्क के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जनरेट होती है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप एक मिसाल के तौर पे 100 पेजेस की एक वर्ड फाइल बना लें, उसका साइज चंद किलो से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर आपने 5 मिनट की वीडियो बना दी तो उसका साइज होगा वो मेगास में होगा। तो इसका मतलब मेगास की फाइल जो है वो, और अब ये हमारा ट्रेंड बन गया है कि हम वीडियोस को कैप्चर करते हैं या ऑनलाइन वीडियोस को स्ट्रीम करते हैं, ठीक है। तो यही वो कह रहा है इस यहाँ पे कि ट्रेंड ये है कि, लेकिन इस ट्रेंड से क्या मकसद है आप लोगों के लिए एज ए नेटवर्क इंजीनियर? क्या क्या चैलेंज है? चैलेंज ये है कि नेटवर्क पे बहुत ट्रैफिक आ रही है और आएगी, या तो आप इसके लिए रेडी हो। जैसे कि अगर मिसाल के तौर पे किसी भी गवर्नमेंट इदारे को ये पता हो कि जी इस वक्त हमारे पिशावर में कितनी गाड़ियां हैं, और फिर उनको कहा जाए जी अगले साल ये दूनी हो जाएंगी, वेदर दे आर, इसका मतलब वेदर दे आर एबल टू हैव सच सो बिग रोड्स। अगर है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो दिस इज अ बिग बिग चैलेंज। तो यहां पर भी मसला यही है कि जेंटलमैन, यू पीपल लाइक यू, लेडीज एंड जेंटलमैन, पीपल लाइक यू हैव टू डिसाइड कि क्या हमारे नेटवर्क्स में इतनी जान यानी कैपेसिटी है कि दे कैन सपोर्ट दिस टाइप ऑफ ट्रैफिक और नॉट। तो लकली यस, हमारे पास ट्रांसमिशन में इतनी बैंडविड्थ, इतनी कैपेसिटी मौजूद है कि हम इस किस्म की ट्रैफिक्स को सपोर्ट भी कर सकते हैं और हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। हमने कभी भी अपने यूजर को, जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल सुई गैस वाले कहते हैं, नेचुरल गैस वाले कहते हैं कम जलाओ, बिजली वाले कहते हैं कम ऑन करो, लेकिन कभी आपको किसी टेलीकॉम ऑपरेटर ने नहीं कहा कि कम बैंडविड्थ डालो। तो यही वो यहां पे कह रहे हैं कि वीडियोस कॉल्स आर मेड बाय टू एनीवन रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे आर लोकेटेड। जहां भी है, चाहे हमारे साथ वाले कमरे में है कि चाहे हमारे दूसरे शहर में है कि दूसरे मुल्क में है, हम उसके साथ वीडियो पे बात करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज ए पावरफुल टूल फॉर कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। लाजमी तौर पे जब आप वीडियो आती है तो आपके एक्सप्रेशंस, अगर मैं ये सिर्फ ऑडियो कंट्रोल करके भेज रहा होता तो शायद इसकी इतनी वर्थ ना होती, लेकिन जब आपको ये वीडियो मिलती है, जो लोग इस वक्त फॉर एग्जांपल ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं,
डेफिनेटली उनको ऐसा फीलिंग मिल रहा है जैसे कि वो इस क्लास में मौजूद है. द थर्ड इज वीडियो इज बिकमिंग ए क्रिटिकल रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव कैलिब्रेशन. अगर आपने इफेक्टिवली किसी के साथ कैलिब्रेट करना है, बात करनी है, उसे अपनी बात समझानी है, तो वीडियो प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल. Cisco telepresence power is one way of working with everyone everywhere. तो जस्ट हमने टूल की वो की कि यू कैन यूज दिस Cisco telepresence टूल एंड यू कैन हैव ए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विद एवरीवन. तो कहने का मकसद ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि आप लोग बाय यूजिंग सच टूल्स यू कैन फॉलो द ट्रेंड. ओके, देन मैंने बताया कि आपके लिए एक इंपॉर्टेंट एरिया है टू बिकम पार्ट ऑफ दिस इज द क्लाउड कंप्यूटिंग, वेयर आप सब कुछ सॉफ्टवेयर भी चाहते हैं, आप स्टोरेज भी उनकी चाहते हैं, आप सॉफ्टवेयर भी उनका चाहते हैं, आप हार्डवेयर भी उनका चाहते हैं. सिर्फ आपको क्या चाहिए? जस्ट एक आयो, यानी सिर्फ एक स्क्रीन और एक कीबोर्ड. बाकी आप अपनी तमाम इंस्ट्रक्शंस, अपनी तमाम चीजें क्लाउड के ऊपर रखना चाहते हैं, क्लाउड से लेना चाहते हैं. क्यों आरुण, बात समझ आ रही है? ओके, तो हम कहते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउज अस टू स्टोर पर्सनल फाइल्स और बैकअप अवर डेटा ऑन सर्वर्स ओवर द इंटरनेट. हम पहले, मैंने आपको कहा, मैं भी कई साल तक पीटीसीएल का पार्ट रहा, तो हम अपने बिलिंग के डेटा को और जितने भी हमारी टेलीफोन एक्सचेंज होती थी उनमें जितना भी डेटा जनरेट होता था, हम कुछ को बड़ी बड़ी मैग्नेटिक टेप्स के ऊपर स्टोर करते थे. बाद में जब डीवीडीज का दौर आया तो हम डीवीडीज में स्टोर करते थे. लेकिन अब ट्रेंड में, जैसे मैंने आपको कहा, कि बदल गया. अब आप उसी डेटा को इवन अपनी हार्ड ड्राइव भी नहीं इस्तेमाल करना चाहते, आप उसको स्टोर कर देते हैं किसी भी क्लाउड के ऊपर. तो इसका मतलब न्यू वे द पीपल आर यूजिंग. जैसे मैंने अभी आपको कहा, चंद साल पहले आप अपने इवन कॉन्टेक्ट्स को अपने मोबाइल पे सेव करते थे, अपनी सिम में स्टोर करते थे, लेकिन अब आप उसको क्लाउड पे स्टोर करते हो. सो एप्लीकेशंस कैन आल्सो बी एक्सेस थ्रू, हमने अभी कहा कि आपको मिसाल के तौर पे मैटलैब चाहिए, आपको मिसाल के तौर पे ऑफिस चाहिए, आपको कोई भी एप्लीकेशन चाहिए, यू कैन सब्सक्राइब फ्रॉम दी, you don't have to get a license and install on your computer. Just what you have to do, you have to get a subscription from the cloud. और फायदा क्या होगा? जहां मर्जी हैं आप पेशावर में हैं, आप रावलपिंडी में हैं, आप लाहौर में हैं, आप यूई में हैं, you can use it. Similarly, allow businesses to deliver to any device anywhere in the world. जैसे मैंने अभी कहा कि आप जहां भी हैं, you can use these facilities. So इसका मतलब ये हुआ कि आपका क्लाउड जो है कैन प्रोवाइड यू स्टोरेज, कैन प्रोवाइड यू दी प्रोसेसिंग पावर, कैन प्रोवाइड यू दी सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशंस, इवन दी इट कैन प्रोवाइड यू दी सिस्टम सॉफ्टवेयर. किस सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर ये एप्लीकेशन आप चलाना चाहते हैं, इट कैन प्रोवाइड यू. बात समझ आ गई? फिर कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग इज मेड पॉसिबल द डेटा. इस क्लाउड कंप्यूटर के पीछे क्या है? कभी आपने सोचा? इस क्लाउड कंप्यूटर, जैसे आप कहते, नाम तो सुनते रहते हैं कि जी क्लाउड है. इस क्लाउड के पीछे क्या है? इस क्लाउड के पीछे क्या है? डेटा सेंटर्स. डेटा सेंटर्स, नाम आपने सुना होगा डेटा सेंटर. जैसे मिसाल के तौर पे हम कहते हैं ये पीटीसीएल का डेटा सेंटर है इस्लामाबाद में. तो इस डेटा, इसका मतलब बेसिकली बैक इसके क्लाउड के पीछे डेटा सेंटर्स हैं. मिसाल के तौर पे गूगल के बहुत से डेटा सेंटर्स हैं अराउंड द ग्लोब, और यहां पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं नेटवर्किंग की. मिसाल के तौर पे नाउ द गूगल
data centers or on SDN. Have you heard the name of SDN? Software defined networking. Software defined networking. मैं चाहूंगा तो ये कि जो लोग अभी ऑनलाइन भी हैं, इफ इट्स पॉसिबल फॉर देम, तो दे शुड कम टू द फिजिकल क्लासेस. ओके, तो हम बात कर रहे थे सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग की, और जो सिस्को का सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क का वो है, उसका नाम है एसडी वैन, सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क, SDXS, अगर आप लोकल नेटवर्क में उसको लाना चाहते हैं. तो मेरा कहने का मकसद ये हुआ कि स्मॉलर कंपनीज दैट कैन नॉट अफोर्ड देयर ओन डेटा सेंटर्स लीज सर्वर्स एंड स्टोरेज सर्विसेज फ्रॉम द लार्जर डेटा सेंटर्स इन द क्लाउड. मिसाल तो पे यूटी जो है, अगर वो अपना डेटा सेंटर नहीं बना सकती, तो उसको चाहिए कि अपने तमाम स्टूडेंट्स का डेटा कहां पे स्टोर कर दे? क्लाउड पे. मिसाल के तौर पर पीटीसीएल के डेटा सेंटर पे, ताकि अगर पीटीसीएल के डेटा सेंटर पे क्यों कर दे कि भाई लाजमी तौर पे हर साल ये डेटा, एक तो ये कि हमें क्या हमारे पास उस किस्म का हार्डवेयर है, क्या हमारे पास उस किस्म के टेक्निकल स्किल के लोग हैं, क्या हमारे पास उस किस्म की जो रिक्वायर्ड है, उस किस्म के मेंटेनेंस के लिए, अखराजात के लिए वह पैसे नहीं है, तो सिंपली प्लेस इट ऑन द डेटा सेंटर. क्या हमारे पास उस किस्म की सिक्योरिटी है? सो दिस इज ए न्यू ट्रेंड कि जी कंपनी, और ये भी बताता चलूंगा कि ये जो आपके डेटा सेंटर्स हैं, ये प्राइवेट भी हो सकते हैं, ये पब्लिक भी हो सकते हैं, और ये हाइब्रिड भी हो सकते हैं, और ये कस्टमाइज भी हो सकते हैं. प्राइवेट का मतलब ये है, अभी आप देखेंगे प्राइवेट डेटा सेंटर्स का हमारा मकसद ये है, मिसाल के तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेट करें आपके हेल्थ का है, पिशावर में 3 बड़ी हॉस्पिटल्स हैं, वो अपना डेटा एक जगह पे रखना चाहते हैं. आपको पता है कि आजकल जितने भी आपके हॉस्पिटल्स हैं, माशाल्लाह वहां पे सारा का सारा डेटा ऑनलाइन है. यानी कि आप अगर वहां जाते हैं, आपको कोई टेस्ट होता है, फाइन, वो वहीं पे स्टोर हो जाता है. तो दे नीड ए डेटा सेंटर वेयर शुड बी स्टोर्ड, वेयर शुड बी प्रोसेस्ड. और होना तो ये चाहिए कि एलआरएच का कोई डॉक्टर, अगर वहां पे कोई आपके टेस्ट हुए हैं, और वही टेस्ट जो है वो अगर कल कोई अपना पेशेंट एचएनसी में चला गया है, तो वहां पे भी उसको, उस डॉक्टर को ये चीजें सारी अवेलेबल होनी चाहिए. तो हाउ इट पॉसिबल दैट दी हॉस्पिटल शुड हैव ए ओन प्राइवेट डेटा सेंटर्स. बात समझ आ रही? पब्लिक डेटा सेंटर्स वो होते हैं जो कि जनरल पब्लिक के लिए होते हैं. जैसे मिसाल के तौर पर भी मैंने आपको कहा कि आप अपने कॉन्टेक्ट्स कहां पे रखते हैं, मिसाल आपने क्लाउड पे रख दिए, डेटा सेंटर में, किसी डेटा सेंटर पे रख दिए, वो सिर्फ प्राइवेट नहीं है आपके लिए, सारी सब लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं. आप भी उस पर रख रहे हैं, आपके दोस्त भी उस पर रख रहा है, आपके घर वाले भी उस पर ही रख रहे हैं. तो सच ए डेटा सेंटर इज कॉल्ड पब्लिक डेटा सेंटर. कुछ होते हैं जो कि जिसको कहते हैं हाइब्रिड, जो कि इन दोनों का मिक्सचर होते हैं, यानी कुछ पार्ट उसका वो प्राइवेटली इस्तेमाल करते हैं. मिसाल के तौर पे हमारी अगर यूटी है और उसने एक डेटा सेंटर बना दिया, लेकिन वो उससे पैसे भी कमाना चाहते हैं, तो उसका कुछ हिस्सा वो अपने लिए मुख्तस कर दें, तो उनके लिए वो प्राइवेट हो जाएगा, और कुछ हिस्सा वो जनरल पब्लिक के लिए रख दें ताकि उससे वो पैसे कमा सकें. तो दैट मॉडल ऑफ द क्लाउड विल बी कॉल्ड एज द हाइब्रिड मॉडल. एंड फाइनली जो मैंने लिखा कस्टमाइज्ड. कस्टमाइज का मतलब है कि ये वाला जो डेटा सेंटर है, ये किसी खास एप्लीकेशंस के लिए डेडिकेटेड है. मिसाल कभी जैसे मैंने आपको दी कि फॉर एग्जांपल ये हेल्थ के लिए है,
अब हेल्थ के लिए मुख्तलिफ किस्म की रिक्वायरमेंट्स हैं, सिर्फ ये डेटा सेंटर उन रिक्वायरमेंट्स को या उन रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। ऐसे ऐसे मॉडल को क्लाउड के डेटा सेंटर के हम क्या कहेंगे? कस्टमाइज्ड। क्लियर एवरीवन? ओके ओके। तो यही मैंने यहां पे आपको एक्सप्लेन किया कि आपके जो क्लाउड है कंप्यूटिंग, दैट कैन बी पब्लिक, दैट कैन बी प्राइवेट, दैट कैन बी हाइब्रिड, और दैट कैन बी कस्टमाइज्ड, कस्टम क्लाउड्स। और ये भी बताता चलूं कि होपफुली कल हम जो हमने उसके ऊपर काम शुरू किया था, स्विच के ऊपर प्रैक्टिकल टास्क स्टार्ट लिया था, तो कल हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो इसलिए इट विल बी नाइस कि आप जो लोग भी जिनके लिए पॉसिबल है वो फिजिकली अवेलेबल हो जाए, और जो छुट्टियों में कंटिन्यू करके बैठे हुए हैं कि भाई छुट्टियां खत्म नहीं हो रही, वो अपनी छुट्टियां खत्म कर दें। ठीक है? तो मैंने अभी बताया पब्लिक का क्या मतलब है, ऐसा क्लाउड जो कि जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल है। जनरल पब्लिक के लिए इट माइट बी फ्री, और इट माइट बी जितना आप इस्तेमाल करो उतने पैसे दो। जैसे आपने देखा होगा कि आपको जीमेल कहता है कि जी एक खास स्पेस आपको फ्री में देता है, सम जीबीज, 15, चलें जी 15 जीबी, और अगर आपको कहता है इससे ज्यादा चाहिए तो फिर सब्सक्राइब करो, यानी कि पे करो। तो ये कौन सा मॉडल है? कोई भी ले सकता है, किसी खास के लिए नहीं है, जो पैसे दे ले लें। इसका मतलब है दिस मॉडल ऑफ द क्लाउड इज कॉल्ड पब्लिक क्लाउड। देन इज द प्राइवेट वन which is only for a specific organization or an entity such as the government. ऐसे मॉडल ऑफ क्लाउड को क्या कहते हैं? प्राइवेट। फिर जैसे मैंने कहा कि अगर कंबाइन कर दें आप, कुछ पार्ट पब्लिक है कुछ प्राइवेट है, पार्ट, तो इसको हम क्या कहेंगे? हाइब्रिड मॉडल। और अगर किसी खास इंडस्ट्री के लिए वो डेडिकेटेड है, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी हेल्थ की, तो देन वी विल कॉल इट ए कस्टम क्लाउड। क्लियर एवरीवन? जी, लाजमी तौर पे गूगल ड्राइव जो है वो पब्लिक है। ये कोई भी किसी खास ऑर्गेनाइजेशन है, किसी खास के लिए तो नहीं है। वो तो जो पैसे दे, पहले वो आपको फ्री के लिए राजी करता है कि इस्तेमाल करना शुरू करो, और जब आप आदी हो जाते हैं तो कहता है पैसे दो। क्लियर एवरीवन? जी बिल्कुल जी। फर्क क्या है? फर्क यह है कि जो आपका प्राइवेट है वो टास्क सारे वो ही करता है जो कि कोई भी पब्लिक क्लाउड कर रहा है, लेकिन उसको मुख्तस कर दिया गया किसी खास लोगों में। मिसाल के तौर पे आपके ईमेल्स पड़ी हुई हैं कहीं पे तो पड़ी हुई है ना, लेकिन आईएसआई वाले भी वहां पे अपनी ईमेल रख सकते हैं? नहीं। आईएसआई की ईमेल्स अगर गूगल पे जिस दिन चली गई तो फिर उसके बाद वो आईएसआई नहीं रहेगी। तो दे हैव टू कीप देयर डेटा ऑन ए स्पेसिफिक प्राइवेट क्लाउड, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारी, फॉर एग्जांपल आर्मी, जो हमारी एजेंसी, हमारी पुलिस, हमारी एजेंसी इस्तेमाल कर सके। तो दे आर प्राइवेट टू दैट। लेकिन काम वही कर रहा है, वहां पे भी ईमेल स्टोर हो रही है, वहीं पे भी डॉक्यूमेंट स्टोर हो रहे हैं। इट इज जस्ट लाइक ए पब्लिक क्लाउड। मेरी बात समझ आ गई? ये तो हो गया आपका प्राइवेट की बात। अब आप उसकी कंफ्यूज जिस चीज के साथ है वो कस्टम है, कस्टम क्लाउड। अब मिसाल के तौर पे क्या एक ऑर्डिनरी क्लाउड को, आपने देखा होगा कि कई जगहों पे हमारे जो हेल्थ में टास्क होते हैं, क्या वो जनरल पब्लिक के लिए जरूरी है? नहीं। जो आपके हेल्थ के मिसाल तौर पर डिफरेंट टेस्ट हैं या डिफरेंट उनके प्रोसेसिंग चाहिए,
दे ओनली, या मिसाल के चले इसकी और अच्छी एग्जांपल लेते हैं, जो एप्लीकेशन आपके वेदर के, मौसमियात के लोग इस्तेमाल करते हैं, क्या वो किसी और को, क्योंकि आप तो बड़े एक्यूरेट आपको वो देते हैं। ओके, सो जेंटलमैन, मैं आपके सवाल के तरफ आ रहा था। आपने देखा होगा कि वेदर की जो रिपोर्ट्स हैं आजकल, दे आर वेरी समवट, आई शुड से दैट दे आर वेरी एक्यूरेट, क्योंकि वो आपको बताते हैं कि मिसाल तौर पे आज आपका वेनेसडे है, तो थर्सडे को 4 बजे बारिश की प्रोबेबिलिटी जो है वो 90% है, और मोस्टली वो बारिश हो भी जाती है। इतने बजे स्ट्रॉम आएगा, बनी एवरीथिंग। तो आप वहां पे, इसका मतलब है कि, और याद रखो कि इसके लिए दे नीड ए वेरी वेरी हाई प्रोसेसिंग पावर, एंड दे नीड वेरी स्पेसिफाइड एप्लीकेशन, जो कि आप नॉर्मल जिंदगी में कभी भी इस्तेमाल करते हो नहीं करते हो। आपको तो जब भी आप पूछते हैं कि जी बारिश सवा 12 नहीं, आप कहते हैं अभी अभी चेक करता हूं। आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ से चेक कर देते हैं कि जी सवा पर टेम्परेचर घूम रही, या हफ्ता बस बार 12 में गई, ऐसा ही है ना। So you don't need these applications to be running on your computer or on your cloud, private cloud or public cloud. So they need to be installed on a, or they should be running on a specific cloud, which is only used by a specified organization. बात समझ आ गई? ओके जी, तो हमने क्लाउड की बात कर रहे हैं। इसके बाद the technology trend in the home, this is again a new technology, new trend, और ये चीज बहुत ज्यादा बिजनेस क्रिएट करेगी और कर रही है, बिकॉज वी आर गोइंग टूवर्ड स्मार्ट होम, वी आर गोइंग टूवर्ड द स्मार्ट स्टेट या स्मार्ट सिटी। आपने देखा होगा कि आजकल कई क्राइम्स होते हैं, और उनके जो भी क्राइम में इन्वॉल्व होता है बड़ी जल्दी पकड़े जाते हैं, और पुलिस या इदारे क्या कहते हैं कि जी हमें इनके जो वीडियोस थी, जो सीसीटीवी फुटेज थी वो मिल गई, और ये एग्जैक्टली वही गाड़ी है, या वही बंदे हैं, या वही बाइक्स हैं जो इस काम में इस्तेमाल हुई। सो दैट इज मेकिंग द सिटी सेफ सिटी, विच इज अ स्मार्ट सिटी। इसी तरह आप चाहते हैं कि आपका घर भी जो है वो क्या हो जाए, स्मार्ट हो जाए, यानी कि आपके तमाम के तमाम डिवाइसेस जो आपके घर में मौजूद हैं, दे शुड बी कनेक्टेड टू ए सिंगल नेटवर्क, एंड टू दिस नेटवर्क दे आर कनेक्टेड टू दी इंटरनेट। आप चाहते हैं कि आपका रेफ्रिजरेटर, आपका एयर कंडीशनर, आपकी लाइटिंग, आपके सिक्योरिटी कैमरास, एवरी अदर थिंग, they should be connected to the network, and this is called the IoT. Have you heard the name of IoT? Internet of Things, yeah, Internet of Everything, IoT. So this is the again a trend. The smart, you want smart home, you want smart city, and overall a smart country. कुछ बात क्लियर हो रही है? जुनेद के नहीं, जुनेद किस काम में लगा हुआ है? ओके, तो कहता है जी स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी इज ए ग्रोइंग ट्रेंड दैट अलाउज टेक्नोलॉजीज टू बी इंटीग्रेटेड इनटू एवरीडे अप्लायंसेस। यानी कल आप अपने ये नहीं सोचते थे कि जी आपका एयर कंडीशनर भी जो है वो स्मार्ट से क्या मुराद है? स्मार्ट से मुराद है कि मैं यहां से बैठ के चेक कर सकूंगा जी कितनी बिजली सुबह से कितने घंटों से चल रहा है, कितनी बिजली इसने इस्तेमाल कर ली है, या मैं यहीं से बैठ के इसका टेम्परेचर इसको बंद कर दूं, या मैं यहीं से बैठ के इसको कर दूं कि 1 घंटे के बाद ये दोबारा स्टार्ट हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हो गया, मेरे साथ नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हो गया है। तो वी कॉल इट के जी दिस इज अ स्मार्ट, और दिस डिवाइस इज बिकम स्मार्ट। आप अगर इवन अगर आपने देखा होगा कि अब आपको जो एड्स आती हैं टीवी पे, वो यही आपको बता रहे थे कि जी ये एसी ये आपके वाईफाई से कनेक्ट हो गया है। इसका मतलब कि इवन आप इसको अपनी आवाज के जरिए कह सकते हैं कि जी ऑफ हो जाओ या ऑन हो जाओ। तो किस तरह, क्योंकि इसमें एक जैसे अभी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, वही आवाज यहाँ पे पहुंची, और उस आवाज को इसने
इस्तेमाल किया। तो कहने का मकसद ये है जेंटलमैन कि इसी तरह ये उसने एग्जांपल, वन ऑफ द एवरीडे अप्लायंसेस की एग्जांपल में ओवन बती। ओवन माइट नो व्हाट टाइम टू कुक अ मील फॉर यू। मिसाल के तौर पे अगर आप 5 बजे घर पहुंच रहे हैं और आपने अपने ओवन में सुबह कुछ चीज रख के आ गए हैं, तो आप चाहते हैं कि जी जब मैं घर पे पहुंचूं तो वो गर्म हुई हो, तो आप उसको यहीं से वो बता देंगे कि जी 4:45 पे ऑन हो जाना। या आपके ऑफिस में हमारे बदकिस्मती से बाज़ औक़ात आपके जो ऑफिस होते हैं वहां पे आपका पीएम जो है वो घंटा पहले एसी ऑन कर देता है कि जी साहब बराजी। लेकिन होना तो ये चाहिए कि भाई वो आपके साथ कनेक्टेड हो, आप 15 मिनट पहले फॉर एग्जांपल उसको ऑनलाइन ऑन करवा दें। या आपके घर है, आप कहीं बाहर गए हुए हैं, नॉर्मली होता है कि जी रात का टाइम है कोई एक लाइट ऑन कर दो, तो डेफिनेटली आप तो घर में नहीं है, कौन सा बटन ऑन करें जाके। अगर वो नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है तो आप अपने घर, अपने कहीं भी शहर से बाहर भी हैं, तो आप रात के वो लाइट ऑन कर देंगे तो नजर आएगा जी घर पे लोग मौजूद हैं अपने। और सारा दिन तो नहीं चलनी चाहिए, दिन को क्या जरूरत है, तो सुबह 6 बजे उसको ऑफ हो जाना चाहिए। तो दिस इज अगेन ए न्यूअर ट्रेंड ऑफ आईओटीज। तो यही वो कह रहा है कि अवन माइट नो व्हाट टाइम टू कुक द मील फॉर यू बाय कम्युनिकेटिंग विद योर कैलेंडर और ऑन व्हाट टाइम यू आर स्केड्यूल्ड टू बी एट होम। इसी तरह वो कह रहा है स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी इज करंटली बी डिप्लॉयड डेवलप्ड फॉर ऑल रूम्स विद इन दी हाउस। तो याद रखो जेंटलमैन, एक्सपेक्टेड ये है कि इस वक्त तकरीबन 21 बिलियन डिवाइसेस हैं। तकरीबन 8 बिलियन, हारून तक आपको पता है कि दुनिया में लोगों की तादाद कितनी है? जी 7 अरब। इस लास्ट ईयर नवंबर में ये तादाद तकरीबन 8 बिलियन तक पहुंच गई है। तो 8 बिलियन लोग हैं, लेकिन डिवाइसेस की तादाद जो है 21 बिलियन है, और यानी कि तकरीबन 3 गुना ज्यादा। और एक्सपेक्टेड ये है कि इस डिकेड के एंड तक, बिकॉज ऑफ दिस ट्रेंड जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, इस ट्रेंड की वजह से द नंबर माइट गो अबव 50 बिलियन। तो अगर इस नंबर में 20-21 बिलियन से 50 बिलियन तक आना है तो इतना हार्डवेयर, इतना सॉफ्टवेयर, इतनी मेंटेनेंस, सब कुछ जनरेट होगा। सो फॉर दिस टेक्निकली स्किल्ड पीपल आर रिक्वायर्ड। कागज पे साइन करने वाले लोगों की जरूरत कम से कम इंजीनियरिंग में या साइंटिफिक उसमें जरूरत हरगिज नहीं। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो यू आर देयर, और अगर आपका स्किल नहीं है तो समथिंग बैड। तो इसलिए इट इज अगेन ए न्यूअर ट्रेंड। देन इज द न्यूअर ट्रेंड इज द पावर लाइन नेटवर्किंग। पावर लाइन नेटवर्किंग क्या मतलब है इसका? आपको पता है कि अगर हम यहां पे लट करें कि 20-25 कंप्यूटर पड़े हुए हैं एंड यू वांट टू कनेक्ट देम, इसके लिए हमें इस तरह की केबल्स, इस पूरी, बल्कि यहां पे आपको नजर नहीं आ रहा लेकिन इस फ्लोर के नीचे ये तमाम केबल्स डाली गई हुई, जिनका मकसद ये है कि अगर आप यहां पे अपने आप को कनेक्ट कर दें, अगर आप अपने आप को यहां पे कनेक्ट कर दें तो वी कैन फॉर्म ए नेटवर्क हियर। लेकिन ड्यूअल ट्रेंड ये क्या, इसका मतलब ये है कि बिजली के लिए अलग नेटवर्क है। हम तो भाई यहाँ पे लाइटें भी चल रही हैं, यहाँ पे फैंस भी चल रहे हैं, यहाँ पे एसी भी चल रहा है, तो यहाँ पे इसका मतलब कि बिजली का भी नेटवर्क एक मौजूद है। वो कम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं है, वो बिजली इलेक्ट्रिसिटी का नेटवर्क है। अगर आपने कभी गौर किया हो तो आपके घर जब अगर पिछले चंद सालों में बना है तो आपने देखा होगा कि उसमें बहुत सी केबल आपने बिजली की तारें लाकर और अपने पूरे घर में हर जगह तक पहुंचाई हुई है। तो दिस इज इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क। पावर लाइन नेटवर्किंग ये कहता है कि क्यों हम अलग 2 नेटवर्क डालें अपने घर में, एक नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए और एक नेटवर्क बिजली के लिए, बिजली की ट्रांसमिशन के लिए। Why not the power line is used for both?
क्योंकि दोनों ही अलग फ्रीक्वेंसीज पे हैं। आपको पता है कि आपकी पावर लाइन, आपकी नॉर्मल वापडा की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्स। कितनी है? 50 हर्ट्स। और आपकी जो कम्युनिकेशन है दैट इज समवेयर इन द मेगाहर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज जो है वो मेगाहर्ट्ज के साथ इंटरफेयर नहीं करेगी। सो द सेम, दैट्स अगेन ए न्यूअर ट्रेंड के इस किस्म के इक्विपमेंट बनाया जाए जो कि उसी पावर लाइन को इस्तेमाल करे और आपको वायरलेस से बेहतर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करे। क्योंकि आपके घर में बिजली की जो बिजली का जो नेटवर्क हर जगह पे है। किसी भी कमरे में चले जाओ, किसी भी किचन में चले जाओ, किसी भी ड्राइंग रूम में चले जाओ, किसी भी इवन कॉरिडोर में चले जाओ, बिजली का नेटवर्क हर जगह मौजूद है। तो दैट नेटवर्क शुड बी मे बी यूज फॉर दी कम्युनिकेशन एज वेल। बात समझ आ रही? देन इज दी वायरलेस ब्रॉडबैंड। दिस इज अगेन टू सम एक्सटेंट, मैं ये नहीं कहूंगा कि दिस इज ए वेरी न्यूअर ट्रेंड, लेकिन डेफिनेटली दिस इज ए ट्रेंड। सबसे पहले तो मैं ये पूछूं कि ब्रॉडबैंड किसे कहते हैं? एनीवन? व्हाट मीन बाय ब्रॉडबैंड? इसका मतलब ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्रॉडबैंड का मैंने इसी कुछ लेक्चर उसमें ये एक्सप्लेन किया था कि एक वक्त में हमारे पास मॉडेम के जरिए कम्युनिकेशन होती थी और ये मॉडेम हमें 56 किलोबिट पर सेकेंड देते थे। 56 किलोबिट पर सेकेंड देते थे। जेंटलमैन, जब इसके बाद हमारा नेट टेक्नोलॉजीज आई जो इससे ज्यादा देती है, वी कॉल देम ब्रॉडबैंड। मिसाल के तौर पे आप लोगों के घर में डीएसएल लगा हुआ है, कुछ लोगों के घर में डीएसएल लगा होगा। कितनी बैंडविड्थ देता है? मेगाबिट्स में। मिसाल के तौर पे अगर मैं अभी जिस नेटवर्क पे बैठा हुआ हूं इसको चेक कर लेते हैं। जेंटलमैन, यहां पे मैं लिखता हूं स्पीड टेस्ट और चेक करता हूं कि इस वक्त जिस नेटवर्क के साथ मैं कनेक्टेड हूं उसकी क्या 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 हमें कैपेसिटी है। गो करता हूं, चेक कर लेते हैं क्या ये 56 किलोबिट पर सेकंड से ज्यादा है या कम है। अभी पता चल जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी कम हमारी स्पीड है जी। डाउनलोड आई कैन डू एट अराउंड 119.22 megabit per second and upload I can do at around 87 megabit per second. ना देख भी सकते हैं किस नेटवर्क से मैं कनेक्टेड हूं, डीरोम से कनेक्टेड हूं। तो कहने का मेरा मकसद ये हुआ लेडीज एंड जेंटलमैन कि दिस इज विच मींस वी एट यूईटी आर यूजिंग ब्रॉडबैंड। अब हम में से कोई भी शख्स किलोबिट पर सेकंड के नेटवर्क से कभी भी खुश नहीं हो सकता। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज अगेन ए न्यूअर, जैसे मैंने कहा, ए ट्रेंड, नॉट ए न्यूअर बट ए ट्रेंड इन दी विच इज दी, ये तो क्या ब्रॉडबैंड, क्योंकि मैं यहां पे द क्वेश्चन इज वायरलेस ब्रॉडबैंड, तार भी नहीं और ब्रॉडबैंड भी। इसलिए मिसाल के तौर पे if you are using 4G या 3G, this is again a part of the wireless broadband। बात समझ आ रही? ठीक है। तो यही कह रहा है कि in addition to the DSL and cable, wireless is another option used to connect homes and small businesses to the internet। जहां पे वायर पॉसिबल नहीं है वहां पे वायरलेस। जैसे मिसाल के तौर पे आपका जोंग है, तो जोंग आपको वायरलेसली ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करता है, तो हम उसको क्या नाम देंगे? WISP। हम उसको क्या नाम देंगे? WIP, यानी वायरलेस ISP। ISP स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सो
Wireless broadband is another solution for homes and small businesses. Use the same cellular technology used by the smartphones. तो WISPs वही टेक्नोलॉजी जो सेलुलर की टेक्नोलॉजी है इस्तेमाल करती है. मेक सेंस? और याद रखें कि जितने भी हमारे वायरलेस डिवाइसेस हैं, दे मस्ट हैव एन एंटेना. दे मस्ट हैव ए एंटेना. और याद रखो कि एंटेना कैन बी ओमनी डायरेक्शनल और इट कैन बी डायरेक्शनल. यानी अगर आपका एंटेना हर तरफ 360 डिग्रीज पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो वी कॉल इट ओमनी डायरेक्शनल. और जहां पे आप किसी खास डायरेक्शन में इसको भेज रहे हैं तो वी कॉल इट डायरेक्शनल. जैसे मिसाल के तौर पे आपकी मोबाइल है, लेट करेगा आप टेलीनॉर के सब्सक्राइबर हैं, तो कौन है टेलीनॉर का सब्सक्राइबर यहां पे? इरशाद आपका टावर किस साइड पे है? तो इरशाद ने हमें गलत बताया. इरशाद को ये भी नहीं पता नॉर्थ किस तरफ है. इसका मतलब है कि नहीं पता टावर लेफ्ट पे है कि राइट पे है कि फ्रंट पे है कि बैक पे है, मुझे नहीं पता. ऐसे ही इरशाद. इसलिए आपके एंटेना को क्या होना पड़ेगा? ओमनी डायरेक्शनल. कि आपका एंटेना जो आपकी मोबाइल में लगा हुआ है, इट इज गेटिंग द सिग्नल्स फ्रॉम वेयर एवर इट इज पॉसिबल. बात समझ आ रही है? इसी तरह दूसरी एग्जांपल, मेरा लैपटॉप है, ये इस वक्त वाईफाई के साथ कनेक्टेड है. मुझे नहीं पता मिसाल के तौर पे कि वाईफाई का रूटर किधर लगा हुआ है, बैक पे है, फ्रंट पे है, लेफ्ट पे है कि राइट पे है, मुझे नहीं पता. दैट द रीजन द एंटेना विच इज एम्बेडेड हियर इज ओमनी डायरेक्शनल. बात समझ आ गई? जबकि अगर आपके मुकाबले में कभी आपने गौर किया तो टावर्स पे एक एंटेना लगाने की बजाय 3 एंटेना इससे भी ज्यादा लगाए जा सकते हैं, लगाए गए होते हैं, क्योंकि वो इस पूरे एरिया को 120 डिग्रीज पे डिवाइड कर लेते हैं. और यूं ये एंटेना सिर्फ इस डायरेक्शन में सिग्नल पास करता है, ये एंटेना सिर्फ इस डायरेक्शन में करता है, ये सिर्फ इसमें करता है, यानी पूरे 360 को कवर नहीं करता. इसका मतलब कि ये एंटेना की कौन सा हो गया? डायरेक्शनल एंटेना हो. याद रखो कि एंटेना जो है दैट इज ए पैसिव डिवाइस. एंटेना इज अ पैसिव डिवाइस. जुनेद, पैसिव का क्या मतलब? पैसिव डिवाइस से क्या मुराद है? पावर इसको नहीं चाहिए, आप इसको वादा की कहीं वो नहीं लगाते. तो फिर अगर, लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर ये पैसिव डिवाइस है, तो फिर ये गेन कैसे देता है? गेन तो वो चीज देती है जो कि पावर लेती है. जैसे कि जुमे के दिन आपके मौलवी साहब जब आप वाज देंगे तो उनको एम्पलीफायर चाहिए और एम्पलीफायर को बिजली चाहिए. तो यहां पे आप इसको डेफिनेटली पावर नहीं देते, लेकिन यू कंपेयर दी गेन विद रिस्पेक्ट टू दी ओमनी डायरेक्शन. मिसाल के तौर पे अगर आपने लेट करें क्या ओमनी डायरेक्शन एंटेना होता या इस टावर पे, और आप इसको लेट करें 1 वॉट पावर दे रहे होते, लेकिन अगर आप यहां पे 1 वॉट पावर दें, लेट करें पहले ये 1 वॉट पावर से एज्यूम करें कि 500 मीटर का एरिया इसको, ये इसका फुटप्रिंट जो था, इसका जो फुटप्रिंट है दैट इज फॉर एग्जांपल 500 मीटर्स. अब अगर आपने ये डायरेक्शनल एंटेना कर दिया और 1 वॉट दिया, तो इट कैन रीच फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ 500 मीटर की बजाय इट कैन रीच अप टू 1000 मीटर्स. तो डबल हो गया. इसको कहते हैं गेन ऑफ द एंटेना. समझ आ गई? ओके. सो विद दिस द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द नेटवर्क सिक्योरिटी. नेटवर्क सिक्योरिटी. जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, बार बार आपको यह बताता हूं कि जिस तरह अगर हम देखें कि इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग से
बाद में टेलीकॉम इंजीनियरिंग आ गई। टेलीकॉम इंजीनियरिंग के बाद समवट इन दी कंप्यूटर नेटवर्क्स ने बूम लिया। इसका बूम अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन इस नेटवर्क की सिक्योरिटी जो है दैट हैज बिकेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज अ वेरी, इवन अब आपने देखा होगा कि कई जगहों पे हम बीएस इन सिक्योरिटी करवा रहे हैं, बीएस इन साइबर सिक्योरिटी, एमएस इन साइबर सिक्योरिटी। तो इससे, और ना सिर्फ आप नेटवर्क्स में सर्टिफिकेशंस करते हो, बल्कि यू डू दी सर्टिफिकेशंस इन सिक्योरिटी एज वेल। आप कहते हैं आई एम सर्टिफाइड प्रोफेशनल इन साइबर सिक्योरिटी, आई एम दी साइबर सिक्योरिटी की बजाय क्लाउड सिक्योरिटी, आईओटी सिक्योरिटी, हर एक अपनी खुद फील्ड बन चुकी है। इस क्योंकि पहले चंद साल पहले सिर्फ जो आर्मी मिलिट्री एजेंसीज ये लोग इंटरेस्टेड थे सिक्योरिटी में, लेकिन अब लेमैन भी जो है वो अपनी अपनी हर चीज की सिक्योरिटी चाहता है। इसलिए जहां पे आपके नेटवर्क्स में नेटवर्क ऑपरेशन सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर्स होते हैं, अब वहां पे साथ ही सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स भी होते हैं, सॉक भी होता है। यहां का अपना स्टाफ, ट्रेंड स्टाफ होता है, और यहां का अपना ट्रेंड स्टाफ होता है। क्लियर एवरीवन? तो वी दैट द रीजन वी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि वी शुड टॉक अबाउट द नेटवर्क सिक्योरिटी। जेंटलमैन, ये सिक्योरिटी की थ्रेट्स आपको इंटरनली भी हो सकती हैं, और ये सिक्योरिटी की थ्रेट्स आपको एक्सटर्नली भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे इस वक्त हम यूईटी के नेटवर्क पे बैठे हुए हैं, तो यहां से भी मिसाल के तौर पे अगर हमारा यहाँ पे सीएमएस का सर्वर पड़ा हुआ है विच इज पार्ट ऑफ दी दिस नेटवर्क, तो इस सीएमएस के सर्वर को इस यहां से बैठे हुए किसी शख्स से भी खतरा है, और इसको बाहर से बैठे हुए किसी शख्स से भी खतरा है। तो डू रिमेंबर दैट सिक्योरिटी थ्रेट्स कैन बी इंटरनल और कैन बी एक्सटर्नल। और अब हम ये कह सकते हैं कि नेटवर्क सिक्योरिटी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेटवर्किंग रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द नेटवर्क। चाहे नेटवर्क छोटा है या बड़ा है, सिक्योरिटी सबकी डिमांड है। इसलिए हो सकता है आप में से कई लोग, जब हम साइबर सिक्योरिटी की कोर्स की तरफ जाएं या हम क्लाउड सिक्योरिटी के कोर्स की तरफ जाएं, मे बी दिस इज लाइक ए पुलिसिंग। जिनको इस किस्म के टास्क में मजा आता है, दे मे गो फॉर द ऑफेंसिव सिक्योरिटी, दे मे गो फॉर द डिफेंसिव सिक्योरिटी, they may go for the incident response, become part of the incident response team, they may go for the digital forensic। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि जब भी पुलिस या एजेंसीज किसी को उठाती हैं, सबसे पहले उससे उसका मोबाइल छीनती है। इवन पॉलिटिशियंस के केस में आपने देखा कि वो सबसे पहले उसके घर में जब तलाशी ले रहे होते हैं, तो पहला काम ये होता है कि जिससे मोबाइल लो, इससे इसका लैपटॉप लो। व्हाट दे डू? डिजिटल फोरेंसिक। डिजिटल फोरेंसिक इज अबाउट कलेक्टिंग द एविडेंसेस। जिस तरह कि अगर कहीं भी कोई वारदात होती है, तो वो उस वारदात में जो जो चीज इस्तेमाल हुई होती है, आप समझते हैं कि उस चीज को पुलिस का काम ही होता है कि उसको गैदर करे कि जी इस शख्स ने इस चाकू के साथ, इस पिस्टल के साथ, इस गाड़ी के साथ, इस पेट्रोल, इस मोबाइल के साथ, इस जो जो है इस्तेमाल हुआ है, उन चीजों को वो कलेक्ट करते हैं।
और कल फिर उसको कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करते हैं। इस तरह डिजिटल फॉरेंसिक के लोग भी आपके इस डिवाइस को से एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं कि कहीं ये दुश्मन मुल्क के साथ कम्युनिकेशन में या किसी पर्पज के लिए तो इस्तेमाल नहीं हुआ। क्या यहां से बैठ के किसी एजेंसीज की जो कंप्यूटर्स हैं कहीं उन पे अटैक करने के लिए तो इस्तेमाल नहीं हुआ। हारून, बात मेरी समझ आ रही है कि नहीं? शाबाश। क्या ख्याल है जुनैद? व्हाट्स योर नेम? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, समझ आ रही है मेरी बात? ओके। तो अब्दुल्ला, हम बात ये कर रहे हैं कि ऑफेंसिव के लोग का मकसद ये होता है अटैकिंग। लेकिन याद रखो, अटैकिंग जो है एथिकल भी हो सकती है और वो नॉन एथिकल भी हो सकती है। अटैकिंग एथिकल भी हो सकती है। आपने नाम सुना होगा एथिकल हैकर्स। है तो हैकर, लेकिन एथिकल है। मिसाल के तौर पे, अगर कल आप में से कोई पेन टेस्टर बन जाता है, पेन टेस्टर बन जाता है, नहीं आओ, क्या मतलब होता है पेन टेस्टर का? पैसे लेके बंदे को मारता है। अच्छा, किसी के डेटा लेके पैसों पे भेज देना, उसको रैंसम कहते हैं, पेन टेस्टर नहीं कहते। अगर विदाउट परमिशन है तो फिर वो एथिकल नहीं है, फिर वो नॉन एथिकल है। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी से, और ये काम आपसे पैसे दे के करवाया जाता है। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि पिछले साल हमारे जो टैक्स का ऑफिस है, एफबीआर, इनके सिस्टम पे अटैक हुआ था। एफबीआर पे अटैक हुआ, उसके बाद नेशनल बैंक पे अटैक हुआ, इसके अलावा कई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे लूप होल्स मौजूद थी। इन लूप होल्स को इस्तेमाल करके, जिनको कहते हैं वुलनेबिलिटीज, क्या कहते हैं? वुलनेबिलिटीज। तो ये वुलनेबिलिटीज को इस्तेमाल करके जो अटैकर है वो इस सिस्टम में ऐड हुआ और उसने अपना काम कर दिखाया। चाहे जो भी वो करना चाहता है, चाहे वो यहां का डेटा लेके अपने पास लेके जाना चाहता है, चाहे वो इस डेटा को साफ कर देना चाहता है, वट एवर ही वॉन्ट ही कैन। तो पेन टेस्टर का जॉब ये होता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, पेन टेस्टर का मतलब पेनिट्रेशन टेस्टर, कि वो आपकी इजाजत से इस नेटवर्क में जो जो रास्ते मौजूद हैं वो उनको टेस्ट करता है और आपको बता देता है कि जी आपके सिस्टम में ये खामियां मौजूद हैं। अगर आप इन खामियों को कंट्रोल कर लें तो बच जाओगे, और अगर नहीं तो मर्जी। तो दिस इज अगेन ए वेरी हाईली पेड एरिया। एनी क्वेश्चन? समझ आ गई? तो ये काम, ये अटैकिंग का काम, अगर आप गलत पर्पस के लिए कर रहे हैं तो इट इज नॉन एथिकल, लेकिन अगर आप ये इसकी इजाजत से कर रहे हैं तो दिस इज एथिकल। समझ आ गई? इसके अलावा जो हमारे सिक्योरिटी के लोग हैं वो डिफेंस में भी बैठते हैं। डिफेंस का मतलब यह है कि यहां पर भी कोई स्टाफ होगा जो कि सीएमएस के तमाम चीजों को सेव करता होगा, और अगर नहीं करता हो तो दैट इज वेरी वेरी डेंजरस देन। तो इस किस्म के लोग क्या करते हैं, वो हर वक्त ये चेक करते रहते हैं कि कोई अटैक तो हम पे नहीं हो रहा, और अगर हो रहा है तो उसको किस तरह रोका जाए। बात समझ आ रही? क्लियर है? तो ये लोग अब नॉर्मली आपके सॉक में बैठे होते हैं। सॉक में ये लोग बैठे होते हैं जो कि डिफेंस का काम कर रहे होते हैं। जैसे कि आपके बॉर्डर्स पे आप हर वक्त आपने अपनी आर्मी को बिठाया होता है, वो अटैक नहीं कर रहे होते लेकिन अटैकर को रोक रहे होते हैं हर वक्त।
तो दे व्हाट दे आर डूइंग, डिफेंस। देन एक टीम ऐसी, मिसाल के तौर पे चंद साल पहले पिशावर में एपीएस के ऊपर अटैक हुआ था, तो उसको, उस अटैक को रोकने के लिए कह लें या उसको और ज्यादा नुकसान से बचाने के लिए आपने अपनी पुलिस आगे की थी? नहीं, नहीं, नहीं। यस, आर्मी, आर्मी की थी। कमांडो सिर्फ गए थे, और कमांडोज इस तरफ जाते हैं। कमांडोज इन साइबर सिक्योरिटी आर कॉल्ड दी, इंसिडेंट हो गया है, उस वक्त आर्मी नहीं जा सकती, क्योंकि आर्मी को तो यह है कि टैंक ले जाओ और गोला मारो और सबको खत्म कर दो। आर्मी को तो यह है कि बंदूक लो, टैंक लो, मशीन गन लो, हेलीकॉप्टर लो, मारो, खत्म कर दो। लेकिन या किसी ने अगर जहाज आपका कब्जा कर लिया है, हाईजैक कर लिया है, आप आर्मी आगे नहीं करते, वरना उनका तो आसान काम है, एक गोला मारेंगे कि पूरा जहाज खत्म हो गया, सारे सारे जो हाईजैकर थे मार दिए। तो हाईजैकर तो उसमें 4 होंगे, 6 होंगे, बंदे उसमें 500 और बैठे होंगे जी। नुकसान ज्यादा होगा, फायदे की बजाय नुकसान ही होगा सिर्फ, क्योंकि आपने 4 गलत बंदे मारे, 500 अच्छी बंदे भी मार दिए साथ। लेकिन कमांडो क्या करता है, वो उन 5 को मारने की कोशिश करता है और 500 को बचाता है। इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम भी ये करती है, अगर आप पे अटैक हो गया है, उस वक्त वो अपनी ऐसी स्किल सामने लेकर आती है जिसमें वो जो अटैकर है उसको रोकती है, उसका लॉस, जैसे अभी आपने कहा, लॉस को मिनिमाइज करती है। तो ये टास्क किसका हो गया, इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम का। इसी तरह लास्ट जो मैंने फोर्थ बताया, डिजिटल फॉरेंसिक, जिनका काम ये होता है कि वो एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं आपके डेटा से, आपके सिस्टम से, आपके मोबाइल से, इवन आपकी रैम से। वो तमाम एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं जिनसे पता चलता है कि ये बंदा या ये डिवाइस किन चीजों में इन्वॉल्व रहा है। तो दैट द रीजन दिस साइबर सिक्योरिटी इज वेरी वेरी हॉट, लेकिन यू हैव टू बी वेरी फास्ट फ्रॉम हियर। कमांडो तो यही होता है ना, इंसिडेंट वो करता है, हर कोई कमांडो नहीं बन सकता ना। लेकिन टू टेल यू जस्ट के दिस एरिया, आफ्टर डूइंग द नेटवर्किंग, सम ऑफ यू, बिकॉज हमारे इस एकेडमी का और कोर्सेज का ऑब्जेक्टिव जो वन ऑफ देम है, वो ये है कि जो आपका मेजर हम पे एक गिला है स्टूडेंट्स का कि जी हमारी कोई काउंसलिंग नहीं होती, हमें 4 साल के बाद भी पता नहीं चलता कि हमने क्या कर निकल के क्या करना है। जैसे यहाँ पे मेरे पास 2 इंटर्नी बैठे हुए हैं, जब इनके इंटरव्यूज हो रहे थे इनिशियल, उसमें एक स्टूडेंट, मुझे याद नहीं कि किसी प्राइवेट कॉलेज का, किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का था, तो मेरा उस पर क्वेश्चन ये था कि मुझे बताएं कि आपका इंटरेस्ट क्या है, ताकि हम देखें कि आपका इंटरेस्ट अगर हमारे इंटरेस्ट से मैच करता है तो वी शुड गिव यू द अपॉर्चुनिटी, और अगर नहीं मैच करता तो हम आपको खुदा हाफिज कहें। तो उसने कहा कि जी आई एम इंटरेस्टेड इन वेब डिजाइन। कि ठीक है, लिख दो कि मैं वेब डिजाइन में इंटरेस्टेड हूं। अगले दिन सुबह वो आया, कहता है सर वो मुझसे गलती हो गई है, उसको काट दें वेब को, और वहां पे लिख दें कि जी मैं साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड हूं। तो मैंने कहा आखिर एक रात में ऐसा क्या कारनामा हुआ कि आप वेब डिजाइनर से साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल बनने की सोच गए, पलट गए? कहते जी मैं अपने टीचर के पास गया हूं, तो उसने कहा है, कल मुझे बताया कि जी ये एरिया बड़ा हॉट है। तो मैंने कहा मैं समझ गया, ना तुम इधर के हो ना उधर के हो, तुम तो बाहर हो ऐसे ही। तो कहने का मकसद ये है कि हम यहाँ पे आपको साथ साथ ये भी बताते जाते हैं कि जो तुम कर रहे हो और तुम्हारे आगे कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं। क्लियर? ओके जी। तो हम कहते हैं कि नेटवर्क सिक्योरिटी दैट इज इंप्लीमेंटेड मस्ट टेक इनटू अकाउंट द एनवायरनमेंट व्हाइल सिक्योरिंग द डेटा। डेटा इज जेंटलमैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
आपको पता है कि कई दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जिनको वहां की गवर्नमेंट फंड नहीं करती, बल्कि वो अपने फंड्स खुद जनरेट करते हैं थ्रू देयर रिसर्च, थ्रू देयर पेटेंट्स, थ्रू देयर रॉयल्टी। और उनके प्रोफेसर के पास इतना पैसा होता है कि उनको किसी भी स्टूडेंट को पीएचडी के लिए, मास्टर के लिए बुलाने के लिए किसी उसकी जरूरत नहीं होती कि जी गवर्नमेंट से आपके पैसे आएंगे तो आपको रखते हैं, वरना नहीं रखते। तो व्हाट दे हैव द इंफॉर्मेशन। स्टैनफोर्ड के पास उसके जो पेटेंट्स पड़े हुए हैं वो उनकी असल ताकत है। अगर वो चोरी हो जाए तो वो भी यूटी पिशावर बन जाएंगे। तो यहां से आपका इंपॉर्टेंस आपको पता चला, दिस इज कॉल्ड अगेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज कॉल्ड दी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। यू मे हैव हर्ड द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सो but still allowing the quality of service that is respective to the network। यहां पे बड़ा ट्रिकी ये पैराग्राफ है, जुमला है। हारून ये कहता है कि बंद भी नहीं करना, मतलब सबसे तगड़ी सिक्योरिटी ये है कि आप सुहेल साहब के पास जाएं, कहें जी अपना सर्वर बंद कर दो। जब बंद कर दिया अब उन पे कौन अटैक कर सकता है? नो वन। तो ये दैट इज द सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिक्योरिटी। लेकिन दिस इज नॉट डिजायर्ड। आप हर साल एडमिशंस करते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग ये है कि भाई बस उस सर्वर को जिसपे ये सॉफ्टवेयर चल रहा है बंद कर दो उसको। जब बंद हो गया तो फिर तो कोई अटैक नहीं कर सकता। लेकिन दिस इज नॉट डिजायर्ड। आप अमेजॉन को अगर खतरा है तो अमेजॉन क्या करे? बंद कर दे अपने सिस्टम को, लेकिन उसका बिजनेस नहीं चलेगा फिर। तो यही कहना है कि आपने सिक्योरिटी भी देनी है और लोगों को एक्सेस भी देना है, किसी एक को आप बंद नहीं कर सकते। ठीक है अब्दुल्ला? ओके। तो कहता है सिक्योरिंग द नेटवर्क इन्वॉल्व्स मेनी प्रोटोकॉल्स, टेक्नोलॉजीज, डिवाइसेस, टूल्स एंड टेक्निक्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस सिक्योर डेटा एंड मिटिगेट थ्रेट्स। खतरों को कम से कम करना है, मिनिमाइज नहीं कर सकते, जीरो नहीं कर सकते। जिस दिन जीरो कर लिया उस दिन सारे सिक्योरिटी के जो प्रोफेशनल्स हैं वो घर चले जाएंगे तो भाई हमारा काम तो खत्म हो गया है। अटैकर हर रोज नए अटैक करेगा, डिफेंडर हर रोज नए अटैक्स को रोकेगा। सो थ्रेट वेक्टर्स माइट बी एक्सटर्नल, जैसे मैंने कहा माइट बी एक्सटर्नल। थ्रेट का खतरा बाहर से भी हो सकता है और थ्रेट का खतरा अंदर से भी हो सकता है। याद रखो कि अंदर का खतरा ज्यादा खतरनाक होता है। अब मैंने कुछ देर पहले एक टर्म इस्तेमाल की थी, इज देयर एनी क्वेश्चन? अच्छा चले फिर आज हम इसको यहां रोक देते हैं और इसी स्लाइड से, विच इज स्लाइड नंबर 62, यहां से हम कल आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। उतने टाइम में अगर आपका कोई क्वेश्चन है, नूरुल्लाह, उमर, हलीम सबसे पहले ऑनलाइन और फिर उसके बाद जो हमारे फिजिकल स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज करेंगे। नो सर, नहीं है। नो क्वेश्चन? चलें जी, आपकी मर्जी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आई स्टॉप हियर एंड इंशाल्लाह सी यू टुमारो। और इस टॉपिक के साथ साथ कल हम जरूर थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, इसलिए एट 3:30 यू आई विल एडवाइज ऑल ऑफ यू